नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल और 5 की पंचायत में आपका स्वागत है। नोटबंदी के बाद से अब तक बैंकों में करीब 11 लाख करोड़ मूल्य के 500 और 1000 रुपए के नोट जमा हो चुके हैं। सरकार की उम्मीद से ज्यादा, और ज्यादा ही नहीं, बहुत ज्यादा। नोटबंदी से पहले सरकार ने हिसाब लगाया था कि देश की अर्थव्यवस्था में दौड़ रहे बड़े नोटों का बड़ा हिस्सा काला धन है, जो नोटबंदी के बाद बैंकिंग सिस्टम से बाहर हो जाएगा और उसका सीधा फायदा सरकार को मिलेगा। लेकिन हुआ उल्टा। अब मोदी भी कह रहे हैं कि जनधन के जरिए गरीबों के खाते में बेईमानों ने पैसे जमा कराए हैं। तो 5 की पंचायत में हम बात करेंगे कि सरकार ने जो काले धन का हिसाब लगाया वो कहां गया, और क्या गरीबों के जरिए अमीरों ने काले धन को सफेद कराया। लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। बैंकों में 1500 रुपए के पुराने नोट जमा करने की आखिरी तारीख 30 दिसंबर है। लेकिन लोगों ने सरकार की उम्मीद से ज्यादा नोट बैंकों में जमा कर दिया, बैंकों की उम्मीद से भी बहुत ज्यादा। जब 8 नवंबर को सरकार ने नोटबंदी का ऐलान किया था, तब 15,44,000 मूल्य के बड़े नोट बाजार और बैंक में थे। 8 नवंबर की रात बैंकों और एटीएम में करीब 70,000 करोड़ रुपए थे। बैंकों की ओर से रिजर्व बैंक में जमा होने वाली रकम यानी सीआरआर भी 4 लाख करोड़ से ज्यादा थी। नोटबंदी से पहले सरकार की सोच थी कि सिस्टम में करीब 30 से 35% बड़ी करेंसी काला धन है, जो नोटबंदी के बाद सिस्टम से बाहर हो जाएगी। सरकार को बैंकों में 10 लाख करोड़ मूल्य के 500,000 रुपए के नोट जमा करने की उम्मीद थी। 5 लाख करोड़ रुपए की करेंसी के बैंकों में नहीं पहुंचने का अनुमान लगाया गया था। लेकिन जिस तरह से बैंकों में 11 लाख करोड़ रुपए जमा हो चुके हैं, उसे यही लगता है कि हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था में चल रहा एक 500 और 1000 रुपए का नोट बैंकों में पहुंच रहा है या फिर पहुंचने वाला है। मतलब सरकार जिसे काला धन समझ रही थी, वो बैंक खातों में जमा होकर सफेद होने की राह पर है। आज जिन बेईमान लोगों ने पैसा जमा किया है, वो गरीबों के घर में भी कतार लगा के खड़े हैं। अब 28 नवंबर तक रिजर्व बैंक के आंकड़ों के हिसाब से 15,40,000 करोड़ रुपए के नोट में से 12 लाख के मूल्य के 500 और 1000 रुपए के नोट बैंकों में पहुंच चुके थे। मैं दिमाग खपा रहा हूं कि एक गरीब के खाते में जिन्होंने गैर कानूनी तरीके से डाला है, वो जाए जेल में और गरीब के घर में जाए वो रुपया। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि सरकार ने जिस काले धन का हिसाब लगाया था, वो कहां गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। और हमारी 5 की पंचायत का सवाल भी यही है कि सरकार ने जिस काले धन का हिसाब लगाया, आखिर वो गया कहां। हमारे साथ बीजेपी नेता सुधांशु मित्तल जुड़ रहे हैं, कांग्रेस नेता आलोक शर्मा जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार, अर्थशास्त्री, पॉलिटिकल कमेंटेटर, ऑथर प्रंजय गुहा ठाकुराता जुड़ रहे हैं, और विजय सरदाना जो कि अर्थशास्त्री हैं वो जुड़ रहे हैं। सुधांशु साहब, मेरा सवाल पहला आपसे यही है कि अनुमान यह था कि 500 और 1000 के जो नोट हैं वो 14 लाख करोड़ हैं। महज 22 दिन में 11 से 12 लाख करोड़ आ चुका है। 27 दिन बचे हैं और सिर्फ 3 लाख करोड़ आना बाकी है। आपका अनुमान था कि 5 लाख करोड़ नहीं आएगा तो नए नोट छाप कर हम उसे इस्तेमाल में ले आएंगे। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी का ये सर्वे है कि लगभग 1,28,000 करोड़ का नुकसान होगा इकोनॉमी को। मेरा सवाल यह कि आखिर हिसाब लगाया जो आपने, वो गया कहां। ऐसा है, अभी समय बचा हुआ है, पहले सारी चीजें आ जाने दीजिए, उसके बाद इनका विश्लेषण करना चाहिए। इसमें मुख्यतः 2-3 चीजें हैं जो हमेशा याद रखनी चाहिए। जो पैसा सफेद धन की व्यवस्था के बाहर आज तक चल रहा था, लोगों ने करा होगा, लोगों ने गरीबों के माध्यम से उस पैसे को जमा किया, लेकिन वो सारा पैसा जो है बैंकिंग के चैनलों में आ गया है, जिसका कि विकास के लिए उपयोग हो सकता है। तो इसके दोनों पहलू हैं। इसको सिक्के के सिर्फ एक पक्ष को देखने से फायदा नहीं होता। सुधांशु जी, सिर्फ तो अभी पूरी शुरुआत में कम से कम अगर आप बता सके, हम डिबेट शुरू कर रहे हैं, इसको खत्म होने के बाद ही इस पे कितना अब आपको अंदाजा है। जो अंदाजा था 5 लाख करोड़ आएगा, अब वो आपका आकलन क्या कह रहा है, या सरकार का क्या आकलन है। देखिए, ना तो मैं सरकार अर्थशास्त्री हूं, तो मेरे लिए ये आंकलन सर, पार्टी को तो आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, छोटा वो बड़ी बात हो जाएगा। ये तो पार्टी का भी इसमें आकलन नहीं हो सकता कि सरकारी व्यवस्था है। ये तो सरकार के जो अफसर है या सरकार के जो नुमाइंदे हैं वही इसके बारे में कह सकते हैं। सरकार के की तरफ से हम लोग कुछ बोले ही तो मतलब उचित ही नहीं है। तो सर, यानी आप कह रहे हैं इसमें प्रश्न मूलता क्या है कि एक जो बड़ी मुहिम
आलोक शर्मा जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी शर्मा जी, उसकी सफलता यही दिखती है। अच्छा देखिए, मैं समझता हूँ सुधांशु भाई की आज विडंबना है। आरबीआई के गवर्नर नहीं बता पा रहे हैं, देश के वित्त मंत्री नहीं बता पा रहे हैं। सुधांशु भाई कहां से बताएंगे कि कौन से आंकड़े हैं? ये पूरी की पूरी योजना पहले दिन से और आज तक केवल हवा में और जुमलों में ही चल रही है। देश के प्रधानमंत्री आज मुरादाबाद से जिस भाषा और शैली का इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे ये पता चलता है कि ये सरकार कितनी असंवेदनशील है। पूरे इकोनॉमिक सिस्टम को, ढांचे को चरमराने के बाद आज भी ये लोग जुमलेबाजी से बाज नहीं आ रहे हैं। इनको ये नहीं पता कितनी करेंसी छपेगी, इनको ये नहीं पता कितनी करेंसी कहां से यूज होगी। ये तो पहले से ही, चुनाव से पहले से ही 70 लाख करोड़ रुपए विदेशों में बताते थे, फिर उसको जुमला बता दिया, 3 महीने बाद फिर जुमला बता देंगे। पिछले 50 सर वो तो कह रहे हैं जो लोग पहले मनी मनी करते थे अब मोदी मोदी कर रहे हैं। देखिए, जुमलेबाजी और हिंदी का काव्यशास्त्र पढ़ाने से देश नहीं चलेगा। तुकबंदी करने से 2D, 3D, 5P, 5S सारे फार्मूले फेल हो गए मोदी जी के। मोदी करने से टीआरपी तो बढ़ सकती है, देश नहीं चल सकता है, किसी के घर में खाना नहीं बन सकता है। आपने पूरी तरह से हर आदमी को बेईमान डिक्लेयर कर दिया। आज आप अमीर और गरीब के बीच में खाई पैदा कर रहे हैं। अरे भाई, देश के प्रधान सुधांशु जी को जवाब देना चाह रहे हैं, उसके बाद पुरंजय जी के पास आएंगे। जी सुधांशु जी, छोटा सा जवाब। मुझे अभी तक कांग्रेस किस बात से कुंठित और आक्रोशित है यही नहीं समझ आया। गरीब का नाम ले रहे। गरीब तो जो है अपने मत अभी महाराष्ट्र में उसने दिखा दिया कि वो इससे खुश है या ना खुश है। अभी गुजरात में दिखा दिया। गरीब के लिए ये महत्वपूर्ण है कि व्यवस्था के अंदर पारदर्शिता आए, सुदृढ़ वित्तीय व्यवस्था बने। उसको ये विश्वास चाहिए कि देश में जिन लोगों को काले धन का प्रतीक माना जाता था, उनको मजबूरी में अपनी काले। सुधांशु जी, मैं इस डिबेट को आगे बढ़ाऊं, संक्षेप में आपसे सवाल और संक्षेप में जवाब। आप भले ही आंकलन ना बता रहे हो, मोटा मोटा 50,000 करोड़ या 1 लाख करोड़ आएगा या नहीं आएगा? मैं नहीं कह पाऊंगा। देखिए, ठीक है, ये भी कहने को अब आप तैयार नहीं। ठीक है, कहना संभव नहीं होगा। ठीक है, हम पुरंजय जी, मेरा सवाल आपसे ये कि सरकार ने आखिर जो हिसाब लगाया था। एक चीज और पूछना चाहता हूँ सुहेल भाई यहाँ पर मैं, कि क्या फेयर एंड लवली पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 कितने पार्ट आएंगे अभी? ठीक है, ये तो बता दीजिए। जो हिसाब लगाया गया था कि 5 लाख करोड़ तक आएगा, आखिर वो हिसाब गलत था या जो काला था वो सफेद हो गया? दरअसल दोनों ही हो गया एकदम। तो देखिए, पहले वो साढ़े 14 लाख करोड़ जो 1000 रुपए और 500 रुपए का नोट था, मेरा लग रहा है इसके 5% भी बाकी नहीं रहेगा। तो मतलब 95% सफेद हो जाएगा। ये कौन किया, कैसा किया, जनधन, गरीब के जनधन योजना अकाउंट में कितना पैसा डाला, ये भारतीय रिजर्व बैंक। पहला बात ये है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात लोग बार बार भूल रहे हैं। जिन लोग सोचा था कि हमारे देश में काला धन जो है इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा लोग कैश में रहता है, यही एकदम पूरा रॉन्ग, एकदम गलत है। जो ज्यादा से ज्यादा काला धन है संपत्ति में है, जमीन में है, सोना चांदी हीरा मोती में है, और इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा विदेश ले जाते हैं और वहीं पे खर्च हो जाता है। कैश में बहुत ही छोटा एक हिस्सा है। ठीक, आप पूरा मुद्दा बदल दिया। पहले था आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई, फिर आपने कहा कि हम काला धन के खिलाफ लड़े, आप बोल रहे हैं हमें कैशलेस समाज चाहिए। अब कैशलेस पे आ गए। ठीक है सरदाना जी, मेरा सवाल आपसे ये जो बात कह रहे हैं पुरंजय जी कि दरअसल कैश का जो पार्ट था काले धन के रूप में वो बहुत कम था और सरकार इसे सही जज नहीं कर पाई। दरअसल देखिए, ऐसा है कि जो काले धन की हम बात कर रहे हैं, जो ब्लैक इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, हम करीब ये उम्मीद करते हैं कि 20 से 30% एक पैरेलल ब्लैक इकोनॉमी चल रही थी। नहीं, उसे ब्लैक इकोनॉमी कहेंगे या कैश इकोनॉमी चल रही थी? मैं उसको ब्लैक इकोनॉमी इसलिए कहूंगा कि उसमें से आपको टैक्स नहीं मिलता था, उससे आपके रेवेन्यू में कंट्रीब्यूशन, इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन एज ए टैक्स नहीं होता था। अब आप ये देखिए कि जो पैसा आएगा कितना आएगा, जो आपका पहला सवाल था। मेरे हिसाब से करीब 1 से 2 लाख करोड़ के बीच में ऐसा शॉर्टफॉल आएगा जो कन्वर्जन के समय आएगा। सर लेकिन 1 से 2 लाख करोड़ अगर आता है तो सर्वेज ये कह रहे हैं कि 1 लाख करोड़ से ज्यादा तो आपकी इकोनॉमी को पहले ही डेंट होने वाला है। वो अलग चीज है। देखिए, दो चीजें अलग है। अब दो चीजों, एक कॉस्ट अगर आप लेते हैं किसी भी चीज की सफाई करने में, अगर आपको कॉस्ट इनकर होती है तो होगी, लेकिन आप उसका इम्प्लीकेशन देखिए। लेट मी कंप्लीट फर्स्ट। दूसरा जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बात यह है कि जो पैसा अभी ब्लैक में आएगा वो किसका पैसा है?
ये पैसा जो ब्लैक का भी डिस्क्लोज होगा या नहीं आएगा सिस्टम में, वो है एक्चुअली करप्शन का पैसा। वो बिजनेसमैन का ब्लैक मनी नहीं है। बिजनेसमैन कभी भी अपना पैसा ब्लॉक नहीं करता है, वो कहीं ना कहीं इकोनॉमी में डालता है। और ये बात हमें समझनी पड़ेगी, वो उसी इकोनॉमी में चलता रहता है जिसपे वो टैक्स नहीं देता। मेरा सवाल दरअसल यही है कि क्या सरकार ने गलत जज किया कि आप ब्लैक मनी पर सर्जिकल स्ट्राइक तो कर रहे हैं, लेकिन आपको यह अंदाजा नहीं था कि दरअसल कैश में ब्लैक मनी का वो पार्ट नहीं है उतना जितना आपने एक्सपेक्ट किया था? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो ब्लैक मनी है, जो बिजनेसमैन है, वो अपने जो सरप्लस कैश जनरेट करता है थ्रू ब्लैक मनी, वो बिजनेस में लगाता है वापस, और उसको बचाने के लिए थोड़ा बहुत उस एसेट्स में लगाता है जहां उसको एप्रिसिएशन की उम्मीद होती है, जैसे रियल एस्टेट है, गोल्ड है, या बाकी जो सेफ ऑप्शंस है। अभी जो आपके सामने ब्लैक मनी आएगा, ये उन लोगों का आएगा जो प्रोफेशनली ब्लैक मनी जनरेट करते हैं, चाहे वो आप डॉक्टर्स बोलिए, वकील बोलिए, कंसल्टेंट्स बोलिए, या बाकी जो लोग हैं जिन्होंने कैश में डील किया और उस पर टैक्स नहीं दिया। ये जो नोट पड़े रहे घरों में, अब वो निकल के बाहर आएंगे। या तो वो बाहर आएंगे और डिस्क्लोज होंगे, या लोग उसको सिंपली बरी कर देंगे जो आपके सामने नहीं आएंगे। दो मत यहां सुधांशु जी निकल के आए। पुरंजय जी का कहना है कि दरअसल सरकार ने गलत तरीके से जज किया कि कैश में जो ब्लैक मनी है वो इतनी होगी। यहां सरदाना जी का यह कहना है कि बेशक वो लोग जो कैश में पैसा लेते थे, चाहे वो डॉक्टर्स की बात कर रहे हो या एडवोकेट्स की बात कर रहे हो, वो ब्लैक मनी को आपने खत्म किया, लेकिन आप खुद ये बताने को तैयार नहीं है कि कितना आपके पास वो ब्लैक मनी आएगा और आप उसे कैश में अपने नए नोट बनाकर उसे इस्तेमाल करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ दूसरी बड़ी चीज जो आपने कही कि इस नोटबंदी से आप आतंकवाद को चौपट खत्म कर देंगे, नक्सलवाद को खत्म कर देंगे, दाऊद और पाकिस्तान बर्बाद हो जाएंगे। सर, 2 दिन पहले की खबर है कि चंडीगढ़ में 2 बच्चों ने बीटेक और एमबीए 3 करोड़ के नकली नोट छाप लिए। और आतंकवाद खत्म करने की आप बात कर रहे हैं, लेकिन पिछले 23 दिन में 18 से ज्यादा हमारे जवान शहीद हो गए। ना आतंकवाद खत्म हो रहा है, ना नकली करेंसी पर रोक लगी है। नकली करेंसी जितनी थी जो आज तक आ चुकी थी अर्थव्यवस्था में, कम से कम वो करेंसी तो खत्म हो गई। उसमें तो किसी को, मुझे लगता नहीं कि कोई दो राय हो। सर, वो एनआईए की रिपोर्ट के हिसाब से 0.1% भी नहीं थी। आता है तो उसके मैं थोड़ा बोल लूं, अगर मेरे को इजाजत हो तो बोल लेता हूं, नहीं तो आप ही लोग बोल लीजिए, मुझे क्यों बुला रहे हैं? ना फरमाइए फरमाइए। शिष्टाचार के तहत अगर बात करी जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। तो प्रश्न ये है कि व्यवस्था जब भी परिवर्तित होती है, उसके अंदर एक पहले दिन ही सारी चीजें ठीक नहीं हो जाती हैं। व्यवस्था को कैसे पराजित करना है, नई व्यवस्था को, उसमें भी हिंदुस्तान का दिमाग बहुत चलता है। जैसे जनधन में आपने देखा, जनधन में एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है लोगों ने, उन लोगों के पास जिनके पास पैसा नहीं था, उनके मार्फत से ये पैसा जमा करवाया है। अब ये सरकार के जहन में भी आ गया है, इसकी जांच भी होगी, इसके नतीजे भी निकलेंगे। तो जो लोग तरीके अख्तियार कर रहे हैं काला को सफेद करने के, अख्तियार तो कर रहे हैं, लेकिन वो चीजें पकड़ी नहीं जाएंगी, ये कहां से आ गया? लेकिन एक और जो सबसे बड़ी बात अभी आपने सुना होगा, तो इन्होंने कहा कि देखिए ये काला पैसा जो कभी भी टैक्स नेट का हिस्सा नहीं था, आज जब वो बैंकिंग के जरिए इकोनॉमी के अंदर आ जाता है तो वो टैक्स नेट का हिस्सा बनने वाला है। उसमें चाहे इनकम टैक्स होगा, जब उसके खर्चा होगा तो उसमें सर्विस टैक्स लगेगा, उसमें सेल्स टैक्स लगेगा, जीएसटी आने के बाद जीएसटी टैक्स लगेगा। ये जब इकोनॉमी में, एक नंबर की इकोनॉमी में सर्कुलेशन में आएगा, तो इससे सरकार को जो टैक्स की आमदनी होगी, और ये आमदनी जब जनता के लिए और गरीब आदमी के लिए, विकास के लिए खर्ची करी जाएगी, तो व्यवस्था का और सरकारी। सुधांशु जी, पुरंजय जी कुछ आपको जवाब देना चाहते हैं आपकी बात पर। जी जी। मुझे अभी तक नहीं समझाया कि एक अच्छी चीज करने के लिए एक समांतर व्यवस्था जो थी काले धन की, उसको खत्म करने के लिए अगर कदम लिया गया है तो उसमें बिलबिलाहट क्यों है, उसमें कुंठा क्यों, उसमें रोना किस बात का है? उसका पुरंजय जी को जवाब देंगे। इस व्यवस्था के दौरान लोगों ने कर लिया होगा, उसके बाद व्यवस्था ठीक हो गई। जी जी। सुधांशु जी, आप कह रहे हैं कि एक करवा दवाई लीजिए, फिर आपका इलाज हो जाएगा, आपको तबीयत ठीक हो जाएगा। तब तक अर्थव्यवस्था के ऊपर जिस तरह से आपने धक्का लगाया, आपका ग्रोथ तो नहीं होने वाले है, आपका सकल घरेलू उत्पाद कम हो जाएगा। कौन ये काला धन और ये आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के खिलाफ किसको आपने परेशान किया? समाज के सबसे कमजोर लोग, जो गरीब है, जो महिला है, जो बुजुर्ग व्यक्ति है, वे व्यक्ति आप किसानों को किया। मैं आपसे एक विनम्रता से एक चीज बताना चाहता हूं,
जब आपातकालीन समय में इंदिरा गांधी और संजय गांधी ने नसबंदी का कार्यक्रम शुरू किया, लोग उनको तारीफ किया था। फिर आप जानते हैं मार्च 77 में क्या हुआ, राजीव गांधी का बोफोर्स का घोटाले में क्या हुआ आप जानते हैं। मेरा कहना यह है, ये नोटबंदी आपका सरकार के लिए वो नसबंदी हो गया। और आप किसी से बात कीजिए, आम आदमी से बात कीजिए, आज लोग कितने नाराज है, कितने परेशान है, अपने पैसा निकालने के लिए घंटों पर उसको बैंक के सामने खड़ा हो रहा है, एटीएम मशीन के सामने खड़ा हो रहा है, और वहां जाके फिर भी पैसा नहीं मिल रहा है। सुधांशु जी जवाब दे रहे हैं। इस तरह से धक्का आपने लगाया अर्थव्यवस्था के ऊपर, मुझे अभी समझ में नहीं आता। हिंदी की कहावत बड़ी अच्छी है सोहेल जी, गुहा जी, एक हिंदी की बड़ी अच्छी कहावत है, काजी जी शहर का अंदेशा। और आपने इमरजेंसी का उदाहरण दिया, आपने राजीव गांधी का उदाहरण दिया, लेकिन दोनों के उदाहरण ने अपना मत अभिव्यक्ति करी तो दोनों के खिलाफ करी। यहां पे महाराष्ट्र में अभी चुनाव हुए जो कि इसी मुद्दे पे लड़े गए थे, और गरीब ने एक सुर होकर मोदी का समर्थन करा है। गुजरात में भी चुनाव लड़े गए, इसी विषय पे लड़े गए। आलोक जी संक्षेप में सिर्फ 5 सेकंड बचे हैं। सुधांशु जी आप रुकेंगे, लड़े गए और वहां पे एकजुट होकर गरीब आदमी ने मोदी जी का समर्थन करा। तो आज जो है जिन मैं समझता हूँ पूरी तरह से इन्होंने आंकड़े देखे नहीं है कृपा सुधांशु जी मैं कुछ कह लूं, अपना मत है, मैं कुछ कह लूं, संयम रखिए। बार बार कहना कि व्यवस्था चौपट हो जाएगी, पहले नतीजे होने दीजिए, उसके बाद कहिएगा। सुधांशु जी मैं कह लूं आपको, इस देश में बहुत बार जो है अपनी गलती माफी चाहूंगा आप सभी मेहमानों से, वक्त खत्म हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का।